कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में आज हम लोग सांख्यिकी के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में अध्याय 2 अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अर्थ, क्षेत्र और महत्व पढ़ रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग सांख्यिकी के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो है सांख्यिकी की प्रकृति, दूसरा है सांख्यिकी की विषय सामग्री और तीसरा है सांख्यिकी की सीमाएं। सांख्यिकी की प्रकृति में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सांख्यिकी एक विज्ञान है, कि सांख्यिकी एक कला है, या फिर दोनों है, विज्ञान और कला दोनों है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सांख्यिकी एक विज्ञान है। विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसमें विज्ञान होने के सारे लक्षण मौजूद हैं। अब किसी भी विषय को विज्ञान तभी कहा जाता है जब वहाँ पे विषय का अध्ययन क्रमबद्ध किया जा रहा है, उसके अपने नियम और सिद्धांत हैं, नियम और सिद्धांत सार्वभौमिक हैं कि नहीं। अगर ये सब बातें किसी विषय में होती हैं तो उसे विज्ञान कहा जाता है। क्योंकि सांख्यिकी में भी अपने नियम कानून होते हैं, इसमें भी अध्ययन क्रमबद्ध होता है, इसके नियम भी सार्वभौमिक होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको एक विज्ञान कह सकते हैं। साथ ही सांख्यिकी को कला भी कहा जाता है, क्योंकि सांख्यिकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करती है। अलग अलग रीतियों और नियमों का प्रयोग अलग अलग समस्याओं को हल करने के लिए करती है, तो इसीलिए इसको कला भी कहा जाता है। और निष्कर्ष रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कला और विज्ञान दोनों है। प्रोफेसर टिप्पेट ने कहा है कि सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों है। विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसकी विधियां मौलिक रूप से व्यवस्थित हैं, और कला इसलिए है क्योंकि पद्धतियों का सफल उपयोग पर्याप्त सीमा तक सांख्यिकी की योग्यता, विशेष अनुभव, उनके प्रयोग क्षेत्र के ज्ञान पर आधारित होता है। दूसरे भाग में आते हैं कि सांख्यिकी की विषय सामग्री। इसकी विषय सामग्री के 2 घटक हैं, एक विवरणात्मक सांख्यिकी और दूसरा है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। विवरणात्मक सांख्यिकी से अभिप्राय उन विधियों से है जिनका प्रयोग आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण के लिए किया जाता है, और ये विधियां केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में, जैसे औसत, मध्यिका, बहुलक, अपकिरण की माप, सहसंबंध आदि की गणनाओं से संबंधित है। निष्कर्षात्मक सांख्यिकी से अभिप्राय उन सभी विधियों से है जिनके द्वारा किसी प्रतिदर्श के आधार पर समग्र या जनसंख्या के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे कि यदि किसी कक्षा का अध्यापक केवल कक्षा के विद्यार्थियों के प्रतिदर्श के औसत के वजन के आधार पर ही संपूर्ण कक्षा के औसत वजन की गणना करता है, तो उसको निष्कर्षात्मक सांख्यिकी कहेंगे। अब इसके हम लोग तीसरे भाग में आते हैं, जहाँ पर यह देखा जाता है कि सांख्यिकी की क्या क्या सीमाएं हैं, अर्थात क्या क्या कमियां हैं, किन बातों को सांख्यिकी में शामिल नहीं किया जाता। तो इसमें सबसे पहला है कि सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करता है, अर्थात वे तथ्य जो केवल संख्याओं पर आधारित होते हैं। गुणात्मक तथ्य जैसे ईमानदारी, मित्रता, स्वास्थ्य, न्याय, इसके बारे में सांख्यिकी इनका अध्ययन सांख्यिकी में नहीं किया जाता। दूसरा, केवल समूहों का अध्ययन किया जाता है सांख्यिकी में, किसी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता। तीसरा, सांख्यिकी का अध्ययन करने के लिए एक चीज़ जरूरी होती है, वो है समरूपता की कसौटी। समरूप होंगे तभी वो तुलनीय होंगे, और तभी हम लोग सांख्यिकी में उनका विश्लेषण कर पाएंगे, तुलना कर पाएंगे। चौथी इसकी सीमा है कि परिणाम औसत रूप से सत्य होते हैं, पूरे 100% सत्य नहीं होते। जैसे कि भारत में ये कहा गया कि औसत प्रति व्यक्ति आय 50,000 रुपया है, तो ये 50,000 पूरा का पूरा सही नहीं है। हो सकता है किसी का 48,000 हो, किसी का 40,000 हो, किसी का 70,000 हो, तो पूरा सही नहीं होता। उसके बाद जो बिना संदर्भ के निष्कर्ष होते हैं वो गलत भी हो सकते हैं। कई बार संदर्भों का अध्ययन संदर्भों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है।
इसके अलावा सांख्यिकी में विशेषज्ञों की आवश्यकता में होती है और विशेषज्ञ आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते। और सांख्यिकी का दुरुपयोग भी संभव है। इसका दुरुपयोग अपने तौर पर निष्कर्ष निकालने के लिए किया जा सकता है या अपने पक्ष में निष्कर्ष निकालने के लिए किया जा सकता है।